Everyone, this is Prem welcoming you all to another important video from your class 9th साइंस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे। इस चैप्टर से हमने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जे.जे. थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, उसके बारे में ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू पढ़ लिया है। ऊपर आप इंफॉर्मेशन बटन से इस वीडियो को जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपने नाम सुना है रेडियो एक्टिव, कभी ना कभी सुना होगा। रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? जब भाई कोई भी एटम, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है और वो स्टेबल होना चाहता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है जिसको हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कह सकते हैं। इस एनर्जी से इंसान के शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इवन ये रेडिएशन इंसान के डीएनए और जीन्स को भी डैमेज करता है, यानी हम बाप भी नहीं बन पाएंगे। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनते कैसे हैं? न्यूट्रॉन्स की वजह से। न्यूट्रॉन्स किस आपत्ति का नाम है वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन्स की खोज किसने करी, क्या होता है न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा एक चीज और आप सोचते होंगे कि भाई कैसे कोई एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल से मिल जाता है और कंपाउंड बना लेता है। यानी अगर हम क्लियर वर्ड्स में बोले तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ऑक्टेट रूल और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, घंटे को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। अब हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हो और रेगुलर अपडेट से वीडियोस पा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey everyone, welcome to the desktop screen। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम। इस वीडियो में यूज किया हुआ कोई भी एनिमेशन, इमेजेस, वीडियोस, सेंटेंसेस और वर्ड्स ये सभी एनसीईआरटी से ली गई हैं। तो आप अपनी साइंस की एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हो अपने सामने और इस वीडियो को एकदम आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हो। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4.2.3 से, जिसमें हम एक और साइंटिस्ट जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दुनिया को दिखाया उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वैज्ञानिक का नाम था नील बोहर। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई जब जे.जे. थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता दिया है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है, तो इनकी क्या जरूरत पड़ी? इन्होंने क्यों बताया हमें फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम? कारण है, इसका भी रीजन है हमारे पास। देखो क्या है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील्स बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। कहा गया है कि भाई जो रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे और इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया हमें और दिखाया कि भैया एटम कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या ड्रॉबैक था, उनमें क्या कमी थी। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि भैया जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर रास्ते होते हैं जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। बताया था ना? बिल्कुल बताया था। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बट इन्होंने ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहां से मिलती है घूमने के लिए। भाई कोई चीज घूम रही है, उसको एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कहां से मिलती है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे और यहीं पर काम आता है नील बोहर की थ्योरी। नील बोहर ने क्या कहा? नील बोहर ने कहा कि भैया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये ऑर्बिट्स होते हैं ये कोई ऐसे वैसे ऑर्बिट्स नहीं होते हैं, ये स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। और इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ
घूमते रहते हैं। अच्छा, इस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमने का इलेक्ट्रॉन्स को क्या फायदा मिलता है? फायदा मिलता है ये कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है कि भैया जब भी किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको नील बोहर ने क्या नाम दिया था? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो इसे एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रदरफोर्ड ने यही कहा था कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये घूमते रहते हैं, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्हें एनर्जी कहां से मिलती है। ये बताया हमें नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने कहा कि ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करते हैं। ये दोनों थ्योरी आप एनसीईआरटी में पा सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ड्रॉबैक था और नील बोहर ने कौन सी बात इंप्रूव करी रदरफोर्ड के मुकाबले। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भैया न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, प्रोटॉन्स की हो गई, अब न्यूट्रॉन्स की भी देख लो। देखो 1932 साल था, 1932, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। उन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज। ध्यान से सुनना, जेम्स चैडविक ने 1932 में एटम के अंदर एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा जिसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, ना निगेटिव का ना पॉजिटिव का, और इसका जो मास था, इसका जो वजन था, वो लगभग प्रोटॉन के बराबर था। यानी मान लो इलेक्ट्रॉन जो होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर 1 ग्राम का है, तो जो प्रोटॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा वजन का होता है, यानी 2000 ग्राम का होता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, तो भैया न्यूट्रॉन का भी जो वजन होगा वो भी 2000 ग्राम का हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो प्रोटॉन 2000 ग्राम का है, और न्यूट्रॉन भी 2000 ग्राम का है। ठीक है, तो इसका मास समझ में आया न्यूट्रॉन का। इट वॉज, ये देखो लिखा है ना, इक्वल दैट ऑफ अ प्रोटॉन, मतलब जो न्यूट्रॉन है उसका वजन प्रोटॉन के लगभग बराबर है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड अ न्यूट्रॉन। इसका नाम हमने न्यूट्रॉन रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि भैया पॉजिटिव और निगेटिव ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया था, बस एक और जो सब एटॉमिक पार्टिकल मिला ना, अब इसके पास कोई चार्ज ही नहीं था, ये न्यूट्रल था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो लिखा गया है, बहुत ही जरूरी बात, कि जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो लगभग 118 एलिमेंट के सभी एटम्स में मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि भैया जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है ना, वो पूरे 118 एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और जब न्यूक्लियस छोटा है तो न्यूट्रॉन कहां पर आएगा? न्यूट्रॉन काफी बड़ा होता है, इस न्यूक्लियस में नहीं आ पाता है। हाइड्रोजन इसी वजह से स्टेबल भी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि भैया हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो काफी छोटा होता है। तो अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने ये जाना कि ये जो पूरा एटम है, इसमें 3 अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला हमारा जो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये जो घूम रहे हैं ना, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इसको हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक होता है प्रोटॉन जिसका चार्ज होता है P+, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसका चार्ज कुछ नहीं होता, इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, और अब हमारे पास एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चूंकि रदरफोर्ड ने हमें पहले ही बता दिया था, क्या बता दिया था? रदरफोर्ड ने कहा था कि भैया किसी भी एटम का जो वजन होता है ना, वो ज्यादातर न्यूक्लियस पे होता है। मतलब पूरा एटम जो होता है ना, वो काफी हल्का होता है, केवल न्यूक्लियस बहुत भारी होता है। मतलब एटम का जो ज्यादातर वजन होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। तो इससे क्या हम एक चीज समझ सकते हैं क्या? जो टोटल मास ऑफ एटम हुआ, मतलब एटम का जो पूरा वजन हुआ, वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है। कैसे? ऐसे कि भैया जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें केवल 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है
प्रोटॉन। और जब रदरफोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया है कि न्यूक्लियस में सभी वजन पाया जाता है, तो टोटल मास ऑफ एटम इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर सकते हैं हम। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, सिंपल है ना। तो आप ये बहुत ही सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा दिमाग में रख सकते हो कि भैया जो एटम का पूरा वजन होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो कोई दिक्कत यहां पर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब यहीं पर हमारा एनसीईआरटी के पेज नंबर 49 से कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लिया है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के अंदर पाए जाने वाले 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम बताइए। पहला क्या है? यस इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? यस प्रोटॉन। और तीसरा न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दूसरा क्वेश्चन मास ऑफ एटम को लेकर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भैया हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? शायद आप ना समझ पाए हो। कह रहा है कि भैया इसके न्यूक्लियस में क्या है ना, कि हमें पता है न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि भैया ये पूरा हीलियम एटम है और हीलियम एटम का जो टोटल वजन है वो 4 यूनिट है। मान लीजिए कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? बहुत ही सिंपल है, न्यूट्रॉन्स भी 2 होंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन मिलाकर सारा वजन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही अपना मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू टोटल मास ऑफ एन एटम। यहां पे देखो टोटल मास दिया गया है 4 यूनिट। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया गया है, सॉरी प्रोटॉन दिया गया है कि 2 प्रोटॉन्स है, तो 2 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास नहीं दिया गया है जो हमें निकालना है। ठीक है, इक्वल टू 4 यूनिट। अब न्यूट्रॉन्स का अगर हमें मास निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम? 4 यूनिट में माइनस कर देंगे 2, हमारा न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा 2 यूनिट। इट्स सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। नाउ एनसीईआरटी का एक और धमाकेदार टॉपिक नंबर 4.3 पढ़ेंगे हम, और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स। मतलब क्या कहा जा रहा है? मतलब हमें पता है कि भाई ये मान लो एटम है हमारा, हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब देखो हमें यह भी पता है कि एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? ऑर्बिट्स में या सेल्स में। आप देख रहे हो ये है हमारा बीच में जो है ये है न्यूक्लियस, और इसके बाद ये जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं या सेल्स कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई नंबर 1 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम was suggested by Bohr and Bury। जेबी ब्यूरी और नील बोहर नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें यह बताया था कि भाई न्यूक्लियस के बाद ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। इसको हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि भाई किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे पहला ऑर्बिट जो है, ये जो पहला रास्ता है, ये जो गोलाकार रास्ता दिख रहा है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। पहले ऑर्बिट में 1 और 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दूसरे ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो आखिरी वाला ऑर्बिट होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जी हां, इसको हम प्रॉपरली थ्योरी और रूल्स के हिसाब से पढ़ेंगे जो जेबी ब्यूरी और नील बोहर ने हमें बताया था। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो कि भाई एटम के अलग अलग सेल्स में कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि द फॉलोइंग रूल्स are followed for writing the number of electrons in different energy labels और सेल। पहले ये जानो कि एनर्जी लेवल और सेल किसे कहते हैं। आप देख रहे हो ये जो पहला ऑर्बिट है नंबर 1, जिसको हमने नाम दिया है K,
ये हमारा पहला एनर्जी लेवल है या पहला सेल है, ये हमारा दूसरा सेल है, ये हमारा तीसरा सेल है, ये हमारा चौथा सेल है, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो बस हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम बस इतना पढ़ेंगे कि भैया के वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैसे पता चला कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एम वाले में कितने, एन में कितने। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल is given by the formula 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो कि भैया अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हुए, तो हम हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2n और स्क्वायर का। अब देखो n का मतलब क्या है, n इज द ऑर्बिट नंबर, हर ऑर्बिट का अपना नंबर होता है, जैसे ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है। तो भैया n का मतलब क्या है, इज द ऑर्बिट नंबर, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसको हम 1 2 3 4 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल आर एस फॉलोज। अब देखो आगे हम क्या पता लगाएंगे, अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम पता लगाते हैं कि भाई के वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एल वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एम वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन और एन वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं, ये जो के है ना, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, मतलब एन इसका क्या है, 1 है, n इक्वल टू 1 है इसका, और दूसरे वाले ऑर्बिट का n इक्वल टू 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 4 है। ये सिंपली ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, तो पहला के में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही फॉर्मूला 2n का स्क्वायर, मतलब n पहला ऑर्बिट है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 हो गया हमारा 2, यानी पहले सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। अच्छा, दूसरे सेल में आते हैं जिसको हम एल सेल कहते हैं, ऑर्बिट नंबर 2 जो है। ठीक है, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n का स्क्वायर। अब ये दूसरा सेल है तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये देखो 2। ठीक है, अब देखो अब इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4 और 4 इंटू 2 हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो भैया हमारा जो दूसरा सेल है जिसको हम एल सेल कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एल वाले में हमने निकाल लिया 8, वही फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला 2n स्क्वायर। अच्छा, एम वाला कैलकुलेट करो, एम वाला भी सेम फॉर्मूला 2n स्क्वायर। n क्या है, ये m वाला जो है ना, ये तीसरा ऑर्बिट है, तो n की जगह हम क्या यूज करेंगे, 3 का यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 और 9 इंटू 2 हो जाता है हमारा कितना, 18। तो भैया हमारा जो तीसरा सेल होता है उसमें हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, और ये हमें कैसे पता चला, यही फॉर्मूला 2n स्क्वायर का। तो ये जो m वाला है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है, 3, काउंट करते चलो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कहीं एक और डाल दो 18। ठीक है, तो भैया हमारा जो तीसरा सेल यानी एम सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी बचता है एन। ठीक है, अब एन वाले को भी कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब n जो है इसमें, ये जो चौथा ऑर्बिट है, इसका ऑर्बिट नंबर क्या है, 4 है, तो n की जगह हम लिखेंगे 4। तो भैया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 इंटू 2 हो जाता है 32 इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको बांटेंगे यहां पर तो आखिरी वाले सेल में आपको 32 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा रूल नंबर 1 कि भैया किस सेल में हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये हम इस फॉर्मूले का यूज करके पता लगा सकते हैं। अब बात आती है दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या कहता है भाई, हमारा सेकंड रूल कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द
आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको कहते हैं हम? जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगे, मतलब जो आखिरी सेल होता है, जैसे थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखो ये आखिरी सेल है, ठीक है। अब आखिरी सेल में ना ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये आखिरी सेल नहीं है, ये जो n वाला है ना, ये आखिरी सेल नहीं है। इसके आगे भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो K L M N O P Q बढ़ा सकते हैं। बस इतना सेकंड रूल कहता है कि भैया जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कॉपर लेते हैं। कॉपर हमारा एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, यानी इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इन 29 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिवाइड करना है। तो आपको पता है पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2, 1 और 2। दूसरे में कितने? 8, हमने अभी काउंट करा था, ठीक है। अभी पीछे हमने बताया था ना 2n² फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये दूसरा ऑर्बिट है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4 2 8, मतलब दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो 8 और 2 मिलाकर हो गए 10। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 29 है, ठीक है। अभी भी 19 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तीसरे वाले में हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बस इसी फॉर्मूला का यूज करो, यहां 2 की जगह 3 कर दो, देखो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे तीसरे सेल में हो गए। तो 18 और 8 26 और 1 हो गए हमारे पास कितने? 28 इलेक्ट्रॉन्स अब तक हमने इसमें भर लिए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचता है और इस एक इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे आखिरी वाले सेल में, जिसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या खत्म हो जाए, इसके आगे हमें और कोई सेल बनाने की जरूरत ना पड़े, इसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना इसको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 8 मतलब 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं। अच्छा एक और हम एग्जांपल लेते हैं। चलो कॉपर का तो हमने डिवाइड कर लिया, अब एक और लेते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का जो हमारा सिंबल होता है वो Ku होता है, ये एक एलिमेंट है। और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है, यानी क्रिप्टॉन के पास टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन 36 इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता है पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है, तो 1 और 2। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आपको यह भी पता है दूसरे वाले में कितने? 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हमने खर्च कर चुके हैं। करना कितना है? 36 इलेक्ट्रॉन। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे वाले ऑर्बिट में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 18 भरो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो भैया 18 और 10 28 इलेक्ट्रॉन्स अब तक हम इसमें भर चुके हैं। हमें कितना भरना है? 36 इलेक्ट्रॉन। तो भैया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं। अब हम इसको आखिरी वाले ऑर्बिट में भरना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो 18 के बाद जो चौथा ऑर्बिट होता है उसमें हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट अब हमारे पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में भरा जाएगा वो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन बचे थे और आखिरी वाले सेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो समझ गया ना दूसरा वाला रूल कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा
नहीं हो सकते हैं। समझ में चलो, अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रिप्टॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हम करते हैं क्लोरीन। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 16, यानी क्लोरीन के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं खर्च करने के लिए। ठीक है, अच्छा पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? 2, 1 और 2। ठीक है, दूसरे वाले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन बच सकते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हम खर्च कर चुके हैं, हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना वो हमारे आखिरी वाले ऑर्बिट यानी तीसरे ऑर्बिट में भरा जाएगा। तो जो तीसरा वाला ऑर्बिट हो जाएगा यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, नहीं 7 नहीं होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हैं। तो 10 हमने यहां भर दिए पहले दो में, और 6 यहां पर भर दिए हमने, हो गया 10 6 16। हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन थे और 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमने खर्च कर दिए। ये जो आखिरी सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जाकर खत्म हो जाती है, इसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। और इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हम रख सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, ओके हमारा थर्ड रूल जो है, जो नील बोहर और जेबी ब्यूरी ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तीसरा रूल बताया था वो कुछ इस तरीके से है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cells are filled, that is the cells are filled in a स्टेप वाइज मैनर। कहा जा रहा है कि भाई इसका तीसरा रूल बहुत ही सिंपल था। कहा जा रहा है कि हमें पता है कि पहले वाले में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भर दो और दूसरे वाले में ज्यादा भर दो। नहीं, हम स्टेप वाइज मैनर में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। जैसे मान लो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले में ना भरकर सीधा दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन भरने, तो ये गलत हो जाता है। हमारा ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पूरी तरीके से गलत है। तो भैया हमें एकदम क्या करना पड़ता है? स्टेप वाइज मैनर में चलना पड़ता है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, जब तक 2 और 8 और 18 और 32 पूरे नहीं हो जाते ना, तब तक हम आगे वाले सेल्स में नहीं बढ़ेंगे। मान लो इसमें हमने केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है, तब हम यहां आगे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन भरने नहीं जाएंगे, पहले इसमें 2 पूरा करेंगे तभी आगे वाले में हम 8 भर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल थे जेबी ब्यूरी और नील बोहर ने जो हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा ये तीनों रूल। अच्छा, एनसीईआरटी में ना हमें एक और चीज दी हुई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज सोन स्कीमेटली। अब देखो यहां पर ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है शुरुआत के 18 एलिमेंट का। जैसे ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका देखो केवल 1 ही है यहां पर। ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका देखो 2 इन्होंने डिवाइड कर दिया है। लिथियम के पास 3 होते हैं, तो देख रहे हो पहला 2 पहले ऑर्बिट में और आखिरी वाले ऑर्बिट में 1, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब हीलियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, हाइड्रोजन के पास। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कितने सेल में रखना है ये हमने पीछे सीख लिया है कि भैया पहले सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाले सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तीनों रूल्स हमने ऑटोमेटिकली पढ़ लिया है। आपके सुविधा के लिए ये 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर दिया गया है। तो भैया एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 1।
ठीक है, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1, ठीक है। अच्छा मान लो ये N यानी नाइट्रोजन, इसका मान लो हमसे पूछ दिया गया कि इसका वो बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो एटॉमिक नंबर है 7 है, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, पहले में 2 और दूसरे में 1 2 3 4 और 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5, ठीक है। ऐसे ही तुम आर्गन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से 18 एटॉमिक नंबर हमारा आर्गन का हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी वैलेंसी की तरफ बढ़ते हैं हम। वैलेंसी, अब देखो वैलेंसी को मैंने 2 हाथों से रिप्रेजेंट किया है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वैलेंसी को ना एटम्स का हाथ बोला जाता है। जैसे हम दूसरे से अगर चिपकना हो तो हम क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, बिल्कुल ऐसे ही भैया एटम्स को भी एक दूसरे से चिपकना होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को मिलाते हैं, ठीक है। वैलेंसी मतलब हाथ पैर हो गया इनका, हम अपने हाथ पैर से लोगों से मिलते हैं, लेकिन एटम्स कैसे मिलते हैं, वैलेंसी से मिलते हैं। अब वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई जो एलिमेंट्स की कंबाइनिंग शक्ति होती है, यानी उनकी जो क्षमता होती है, जिस क्षमता से वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं, इसी को हम वैलेंसी का नाम देते हैं। देखो भैया हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स का अपना अलग अलग वैलेंसी है। किसी का 0 वैलेंसी है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है और किसी का 4 है। यानी 118 एलिमेंट्स में से सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 to 4 के बीच में है। अच्छा आप वैलेंसी को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चॉकलेट्स हैं और मैंने तुमसे कह दिया कि भाई तुम्हारे हाथों में जितनी कैपेसिटी हो उतने चॉकलेट्स निकाल लो, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने दोनों हाथों में जितने चॉकलेट्स आएंगे उतने चॉकलेट्स को उठा लोगे। बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के पास भी अपना अपना हाथ होता है। किसी के पास एक भी हाथ नहीं होता, इन्हें हम स्टेबल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेबल एटम कहते हैं। किसी के पास एक हाथ होता है, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, बस इसी को हम वैलेंसी का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है, आगे अभी आप वैलेंसी को और डीप में पढ़ोगे। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन with the atoms of another element to form a chemical compound। मतलब वैलेंसी हमें बताती है कि भाई कैसे किसी एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब ये वैलेंसी चीज क्या है ना, इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं NaCl का। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये एक कंपाउंड है, बिल्कुल है। बट जब ये कंपाउंड नहीं था, जब ये Na और Cl अलग अलग था, तो ये कंपाउंड कैसे बना, वैलेंसी की वजह से। क्योंकि वैलेंसी हम किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। जैसे Na यानी सोडियम की कैपेसिटी 1 है, तो वो केवल ऐसे एटम के साथ कंबाइन होगा जिसकी वैलेंसी 1 हो। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर सोडियम की कैपेसिटी या वैलेंसी 2 होती तो ये किसी ऐसे एटम के साथ कंबाइन होता जिसकी वैलेंसी 2 है, लेकिन Na यानी सोडियम इसकी वैलेंसी केवल 1 है, इसलिए इसने Cl के साथ कंपाउंड बना लिया जिसकी वैलेंसी 1 है। समझ में आया। सो इस एग्जांपल से हमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी 2 एलिमेंट्स को मिलाकर कोई कंपाउंड बनाना हुआ तो इसके लिए हमें इनकी वैलेंसीज को मैच कराना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल कराना पड़ेगा। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 था तो इसने क्लोरीन को ढूंढा कंपाउंड बनाने के लिए जिसकी वैलेंसी 1 है। अब भाई देखो वैलेंसीज मैच कराने से पहले आपको पता होना चाहिए आप वैलेंसी निकालते कैसे हो। तो चलो बहुत ही आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं जिससे आप वैलेंसी
टोटल 118 एलिमेंट्स की वैलेंसी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्या तरीका है? देखो, वैलेंसी निकालने के लिए ना, इसके लिए आपको सबसे पहले ऑक्टेट रूल को जानना बहुत जरूरी है। क्या है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल वो सिंहासन समझ सकते हो आप, जिस सिंहासन पर सभी एलिमेंट्स बैठना चाहते हैं। सभी एलिमेंट्स को यही ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। ये ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई कोई भी एलिमेंट है वो अपने एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर सभी एलिमेंट्स के पास होता है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। ऐसे सभी एलिमेंट्स का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि भाई एटॉमिक नंबर को ऐसे डिवाइड किया जाए कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। पहला सेल, ये सेल कहलाता है, ये जो गोला दिख रहा है पहला वाला, ये सेल कहलाता है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है और कंपाउंड बनने के लिए रेडी है। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। अब इसके एटॉमिक नंबर को ना हमें पहले डिवाइड करना है 2 में। तो पहले हमने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले सेल में रख दिए। ये वाला है ना, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो चलो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब इसके पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स है खर्च करने को। तो इसने क्या किया? 2 तो पहले सेल में लगा दिया, क्योंकि पहले सेल में 2 ही होते हैं। दूसरे सेल में चाहिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बचते तो केवल 3 ही हैं। ठीक है, 2 हमने यहां खर्च कर दिए और जो बाकी 3 बचा वो हमने दूसरे वाले सेल में डाल दिया। अच्छा, अब तुम बताओ कि इस सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 है, 5 और मिल जाएंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया 5 लेने के बजाय ये 3 देना ज्यादा आसान पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो भैया यही 3 इलेक्ट्रॉन देकर हमारा जो बोरॉन है ना, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इसीलिए इस बोरॉन की जो वैलेंसी होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो है 3, है कि नहीं है? अच्छा चलो और आसान मैं आपको समझाता हूं। कार्बन ही ले लेते हैं। अब देखो, कार्बन की जो हमारा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ठीक है, हमें इसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। जैसे कार्बन का 6 है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास बचते हैं केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स इसे और चाहिए ताकि ये अपना ये पूरा कर सके, अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4, और इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। समझ रहे हो ना? ये जो आउटर सेल है, ये जो आउटर मोस्ट सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बस उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन की भी वैलेंसी निकालते हैं। ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है 8। इसको ऐसे डिवाइड करो कि पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए। तो पहले में तो चलो 2 आ गए। ठीक है, अब बचा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हमने 1 2 3 4 5 6 इसमें डाल दिए। अच्छा, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अभी हमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? चाहिए तो टोटल 8, बट है 6, इसलिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है ताकि इसका ऑक्टेट हम कंप्लीट कर सकें। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसलिए इसकी भी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, आयरन की वैलेंसी क्या है? कैसे निकालोगे? इसके एटॉमिक नंबर को डिवाइड करना सीखो पहले। चलो ये जो हमारा आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसका वैलेंसी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन है वही तरीका है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। पहले सेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो चलो 1 2, अब बच गया 24। दूसरे में हमें रखने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। ठीक है, तो 8 इसमें, 2 इसमें, 8 2 10 तो इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब बचे हैं 16 और तीसरे वाले में भी 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे वाले में भी 8 है। चलो तो भैया अब देखो
टोटल हमारे पास 8 इसमें, 2 इसमें, 8 2 10 और 8 इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो चुके हैं। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। तो जब 2 8 और 8 ये पूरा कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर से 2 8 8 करते हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आयरन के और बचे हुए हैं। तो आगे आगे फिर 2 को फॉलो करेगा। 2 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन दूसरा कहां है इसी में, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कितने बचे, अब बचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब आगे लास्ट वाले सेल में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन होने कितने चाहिए, चाहिए तो 8। मतलब इसकी भी वैलेंसी 2 ही होगी, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आयरन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये है हमारा आसान तरीका जिससे आप एटॉमिक नंबर्स को ना इस रूल के थ्रू फॉलो करवा के वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया वैलेंसी की एग्जैक्ट और सबसे आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन फ्रॉम एलिमेंट टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट से, देखो यहां पर लिखा गया ना, किसी भी एलिमेंट के बाहरी सेल से जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएं या जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बस उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा वैलेंसी तो हमने जान ली। सो वैलेंसी कैलकुलेट करना तो तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 के 118 एलिमेंट्स का तुम वैलेंसी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी तरीका बताया है। ठीक है, चलो एक बार हमने वैलेंसी निकाल लिया, अब इन वैलेंसी का यूज करके हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये भी सीख लो। ठीक है, बट एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि ईच एलिमेंट हैड टू फॉलो ऑक्टेट रूल टू फॉर्म कंपाउंड। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि हमें अगर किसी 2 एलिमेंट को मिलाकर कंपाउंड बनाना है तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा मतलब उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथा अगर सेल होता है तो उसमें फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 8 और छठे में भी 8 होना चाहिए। चलो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया सोडियम यानी Na। अब देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, मैंने आपको कैसे बताया है, कैसे वैलेंसी निकालनी है, बस 2 8 8 2 8 8 इसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है। चलो पहला, दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले सेल में रख दिए, दूसरे में हमें रखना है 8। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने दूसरे में रख दिए। तो भैया 2 पहले सेल में, 8 दूसरे सेल में मिलाकर हो गए 10। अब सोडियम के पास केवल 11 है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में आ जाएगा। अब इसकी वैलेंसी तो जान गए होगे कि केवल यही 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो भैया जो सोडियम है ना हमारा, वो ढूंढता है क्लोरीन को कंपाउंड बनाने के लिए। क्यों ढूंढता है, क्योंकि जो क्लोरीन है ना हमारा, ये देख रहे हो, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करना शुरू करो ऐसे ही 2 8 8 वाले रूल से। तो तुम देखोगे कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तुम, 1 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे में भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने पहले सेल में डाले, 8 हमने दूसरे सेल में, 8 2 10 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन और बचा है। लेकिन हमें तीसरे वाले सेल में कितने रखने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास केवल 7 ही बचा है। तो होगा क्या, ये उधार ले लेगा Na से। अब इसका 8 कंप्लीट, इसका 2 और 8 कंप्लीट। अब कोई बाकी तो नहीं है ना, इसका भी, हमारा जो सोडियम है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि पहले में 2 है, दूसरे में 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। और इसी तरीके से ये दोनों, प्लस का साइन सोडियम पे लग जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस का साइन क्लोरीन पर लग जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। प्लस और माइनस तभी लगता है जब मेटल
और नॉन मेटल में कंपाउंड बन रहा हो। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, और इस तरीके से NaCl हमारा कंपाउंड बन जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कार्बन ले लिया है हमने, आप देख रहे हो सामने हमारे कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की एटॉमिक नंबर पता कर लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। मतलब हमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, दूसरे सेल में जो बचे हैं 4, 1 2 3 4 हमने रख दिया। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। मतलब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स देके या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर कंपाउंड बना सकते हैं। अब ढूंढो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो हमने ऑक्सीजन को ढूंढा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी है 8। मतलब एक इसमें 2 बचते हैं, जो 6 वो आउटर सेल में हो गया। अब देखो इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए, और इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्या करेगा ना, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और एक और ऑक्सीजन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी देगा। जैसे देखो ये सिंपल सी चीज है। अब देखो इसको एनिमेशन से समझते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने क्या किया, कार्बन ने, कार्बन की वैलेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा हैं, इन लोगों को केवल 2 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 दे देगा एक ऑक्सीजन को और 2 दे देगा अगले ऑक्सीजन को। अब बताओ इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गए पूरे, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं? 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और इस तरीके से जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हमारे सामने कंपाउंड आया CO4।